नमस्कार। एडुजा में आपका स्वागत है। बच्चा दुनिया को कैसे समझता है, वह सोचता कैसे है और उम्र बढ़ने के साथ उसकी सोच में क्या बदलाव आता है, इन सवालों का वैज्ञानिक उत्तर दिया जीन पियाजे ने। इस वीडियो में हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को आसान कहानी की तरह समझेंगे। अगर आप चाहते हैं पियाजे की थ्योरी कभी ना भूलें तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम बाल मनोविज्ञान के एक ऐसे रहस्य को सुलझाने वाले हैं जो हर माता-पिता और टीचर के मन में कहीं ना कहीं जरूर आता है। तो सवाल ये है कि एक नन्हा सा बच्चा जब वो पैदा होता है तो वो दुनिया को कैसे देखता है, और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी सोच कैसे बदलती जाती है, कैसे वो तर्क करना, कल्पना करना और मुश्किलों को सुलझाना सीख लेता है। ये जो पूरा शानदार सफर है ना, इसी का एक बड़ा ही वैज्ञानिक और कहानी जैसा जवाब दिया स्विस मनोवैज्ञानिक जॉन पियाजे ने। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम पियाजे को थोड़ा करीब से जानेंगे, फिर उनकी सोच की बुनियाद क्या है उसे समझेंगे। उसके बाद विकास की 4 दिलचस्प अवस्थाओं से गुजरेंगे और हाँ, आखिर में परीक्षा में आने वाले सबसे जरूरी सवालों पर भी एक नजर डालेंगे। तो आखिर कौन थे ये जीन पियाजे? पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में हमारी समझ को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? उन्होंने ये पूरा सिद्धांत किसी बड़ी लैब में नहीं बल्कि अपने ही 3 बच्चों को खेलते हुए और सीखते हुए देख के बनाया था। और यहीं पर पियाजे का सबसे क्रांतिकारी विचार सामने आता है। उनका मानना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं होते जिनमें हम बस ज्ञान भरते चले जाएं। नहीं, बल्कि वे अपनी समझ के एक्टिव निर्माता होते हैं। वो नन्हे वैज्ञानिक हैं जो लगातार अपने अनुभवों से इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि बच्चे अपनी समझ का निर्माण आखिर करते कैसे हैं? तो पियाजे ने कुछ बुनियादी मानसिक औजारों की पहचान की, जिन्हें हम उनकी सोच के बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। ये वो नियम हैं जिनके हिसाब से हमारा दिमाग जानकारी को प्रोसेस करता है और सीखता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक है स्कीमा। अब एक स्कीमा क्या है? देखिए, स्कीमा को आप अपने दिमाग में एक फोल्डर की तरह सोच सकते हैं। हमारा दिमाग क्या करता है? हर जानकारी के लिए एक अलग फोल्डर बना लेता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे के दिमाग में जानवर नाम का एक स्कीमा या फोल्डर है, जिसमें यह जानकारी है कि 4 पैर और एक पूंछ वाले जीव जानवर होते हैं। अब सोचिए, उस बच्चे ने पहली बार एक बिल्ली देखी। अच्छा, उसके भी 4 पैर और एक पूंछ है। बच्चा क्या करेगा? वो तुरंत अपने पुराने जानवर वाले स्कीमा का इस्तेमाल करेगा और उसे भी कुत्ता या कोई और जानवर कह देगा जो उसने पहले देखा हो। वो क्या कर रहा है? वो नई जानकारी को अपने पुराने फोल्डर में फिट करने की कोशिश कर रहा है। बस इसी प्रक्रिया को आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन तभी कोई उसे बताता है, अरे नहीं, ये तो बिल्ली है, ये म्याऊं करती है। अब बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होता है कि पुरानी जानकारी तो यहां फिट नहीं हो रही। इसलिए अब उसे अपने मानसिक फोल्डर को बदलना पड़ता है। वो या तो जानवर वाले फोल्डर को अपडेट करेगा या फिर बिल्ली नाम का एक बिल्कुल नया फोल्डर ही बना लेगा। इसी प्रक्रिया को समायोजन या एकोमोडेशन कहा जाता है। तो इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए, आत्मसातीकरण में नई जानकारी को पुराने सांचे में फिट किया जाता है, जबकि समायोजन में नई जानकारी के लिए सांचे को ही बदल दिया जाता है। ये जो अंतर है ना, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। और ये जो आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की दिमागी कसरत चलती रहती है ना, इसी को पियाजे ने संतुलन या इक्विलिब्रेशन कहा। देखिए, जब भी पुरानी समझ और नई जानकारी में टकराव होता है तो एक असंतुलन पैदा होता है, और यही असंतुलन हमें कुछ नया सीखने और अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए अब कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। पियाजे ने बताया कि बच्चों की सोच का विकास अचानक से नहीं हो जाता, बल्कि ये 4 अलग-अलग अवस्थाओं से होकर एक तय क्रम में गुजरता है। ये जन्म से लेकर बड़े होने तक हमारी सोच के विकास की पूरी कहानी है। ये 4 अवस्थाएं हैं। पहली संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 साल तक चलती है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल तक। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल तक। और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 साल के बाद शुरू होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, पियाजे का मानना था कि हर बच्चा इन्हीं अवस्थाओं से और इसी क्रम में गुजरता है।
हाँ, उसकी गति अलग अलग हो सकती है। तो पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक। इस स्टेज में जो नन्हा शिशु होता है वो अपनी इंद्रियों यानी छूकर, देखकर, सुनकर और अपने एक्शन से ही दुनिया को जानता है। उसके लिए वही सच है जो उसकी आंखों के ठीक सामने है। और इस अवस्था की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है वस्तु स्थायित्व को समझना। मतलब ये जान लेना कि अगर कोई खिलौना छिपा भी दिया जाए तो वो गायब नहीं हुआ है, वो अभी भी वही मौजूद है। अब आते हैं दूसरी अवस्था पर, पूर्व संक्रियात्मक। यहाँ पर भाषा और कल्पना की शक्ति का विकास बहुत तेजी से होता है। बच्चे एक डंडे को भी घोड़ा बनाकर दौड़ा सकते हैं, लेकिन उनकी सोच में कुछ सीमाएं होती हैं। सबसे बड़ी सीमा है अहंकेंद्रिता। मतलब उन्हें लगता है कि जैसा मैं सोचता हूं दुनिया में सब वैसा ही सोचते हैं। वो दूसरों का नजरिया नहीं समझ पाते और इसी तरह वो जीववाद भी दिखाते हैं, यानी अपनी गुड़िया या खिलौनों को भी जिंदा समझते हैं। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक। यहाँ बच्चे की सोच में एक बहुत बड़ा लीप आता है। अब वे उन चीज़ों के बारे में लॉजिक लगा सकते हैं जो ठोस हैं और जिन्हें वो देख सकते हैं। इस स्टेज की सबसे बड़ी उपलब्धि है संरक्षण की समझ का आना। मतलब अब वे समझ जाते हैं कि अगर एक चौड़े ग्लास के पानी को लंबे ग्लास में डाल भी दें तो पानी की मात्रा नहीं बदलती, बस बर्तन का आकार बदलता है। और फिर आखिर में आती है चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक। किशोरावस्था में आते ही सोच का दायरा ठोस चीजों से आगे बढ़कर अमूर्त और काल्पनिक दुनिया तक पहुंच जाता है। अबे क्या होगा अगर जैसे सवालों पर गहराई से सोच सकते हैं। वे किसी समस्या के बारे में वैज्ञानिक तरीके से सोच सकते हैं और उसके अलग अलग समाधानों पर भी विचार कर सकते हैं। चलिए अब जरा उन कुछ मुख्य अवधारणाओं पर फोकस करते हैं जो सीटेट, टेट और दूसरी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये हिस्सा आपके रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा काम आने वाला है। चलिए अब एक नज़र में पूरे सिद्धांत का रिवीजन कर लेते हैं। ये जो टेबल है ये आपकी बहुत मदद करेगी, खासकर परीक्षा से ठीक पहले। इसमें हर अवस्था, उसकी उम्र और उसकी सबसे खास उपलब्धि दी गई है। अक्सर एग्जाम में सीधे सीधे मैच करने वाले प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। चलिए एक प्रश्न हल करते हैं। एक बच्चा अपने खिलौने को कंबल के नीचे छिपाए जाने पर भी उसे खोजने की कोशिश करता है। यह क्या दिखाता है? जरा सोचिए, क्या जवाब होगा इसका? जी हां, इसका सही जवाब है बी, वस्तु स्थायित्व। बच्चा ये समझ गया है कि खिलौना आंखों से ओझल होने पर भी मौजूद है। अच्छा, एक और सवाल देखते हैं। एक बच्चे को मिट्टी की 2 बराबर गेंदें दिखाई जाती हैं। फिर एक गेंद को लंबा करके सांप जैसा बना दिया जाता है। बच्चा कहता है कि सांप वाली गेंद में कम मिट्टी है। तो बच्चे की सोच में किस अवधारणा की कमी है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है सी, संरक्षण। वो सिर्फ आकार देख रहा है, मात्रा को नहीं समझ पा रहा। आखिरी अभ्यास प्रश्न। एक बच्चा ये मानता है कि जो उसे पसंद है वो सबको पसंद है और जो वो देख रहा है वही सब देख रहे हैं। ये अवधारणा क्या कहलाती है? एकदम सही, इसका उत्तर है ए, अहंकेंद्रिता। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। तो हमने पियाजे के सिद्धांत के इस पूरे सफर को तय कर लिया है। अब अगर इस पूरी कहानी को सिर्फ एक लाइन में याद रखना हो तो वो लाइन क्या हो सकती है? तो बस सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है, जब भी जीन पियाजे का नाम सुने तो दिमाग में बस एक बात आनी चाहिए, सोच का चरणबद्ध विकास। यानी बच्चों की सोच अलग अलग चरणों में एक तय क्रम में विकसित होती है। ये एक लाइन आपको उनके पूरे सिद्धांत का सार याद दिला देगी। उम्मीद है कि पियाजे के सिद्धांत का ये सफर आपको पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से स्पष्ट भी हो गया होगा। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो एडुझा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।